एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेमेस्टर नंबर 3, तो जिसकी फर्स्ट बुक हम लेंगे कंपनी लॉ। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कमर्शियल लॉ, सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था बिजनेस लॉ एंड थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ। तो अभी कंपनी लॉ एकदम से तो नहीं आया होगा ना, मतलब धीरे धीरे आया होगा हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी लॉ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। और जो कंपनी लॉ है ये क्वाइट इजी है, मतलब जो आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो ना, कॉरपोरेट अकाउंट्स की जितनी भी थ्योरी थी वो सारी हमारी कंपनी लॉ है। इसमें आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ने के लिए मिलेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ने को मिलेगा, शेयर्स मिलेंगे, बोर्ड मीटिंग क्या होती है वो सब मिलेगा, मतलब मेंबर्स कितने होते हैं, शेयर होल्डर्स और टाइप ऑफ कंपनी, वो तो हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें वही सारे सब्जेक्ट है। और जो हमारे कंपनी लॉ की बुक है ये हमारे जो कोर्स है ये 2 कोर्सेज़ को लगी हैं, एक बीकॉम को एंड एक बीबीए को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। तो अभी देखते हैं कि क्या है कंपनी लॉ की हिस्ट्री, ये इंडिया में कैसे आया है, कौन लाया है, किस ईयर में लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Company law in India is largely derived from English company law after the Joint Stock Companies Act 1844 was enacted in England. India passed its first Companies Act in 1850. This act allowed registration of companies and transfer of shares. देखो, जो सबसे पहले एक जो कंपनी लॉ आया था ये इंग्लिश वालों की तरफ से आया था, मतलब इंग्लैंड वालों की तरफ से आया था, मतलब ब्रिटिशर्स से आया था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक लॉ इनेक्ट करा था, दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1854, इंग्लैंड में इनेक्टेड हुआ था। उसके बाद ये सब देखने के बाद इंडिया ने अपना फर्स्ट कंपनीज एक्ट लॉन्च किया था इन 1850। ये एक्ट क्या करता था, ये एक्ट सिर्फ 2 चीज़ें अलाउ करता था, एक रजिस्ट्रेशन करना कंपनीज़ का और उनकी कंपनीज़ के शेयर्स करना, और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हमारे सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। ओके, So in 1857 the law was amended to grant registration without limited liability। उसके बाद 1857 में एक अमेंडमेंट आया कि अब जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होगा, मतलब उसमें लिमिट, अब उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो सकती है। उसके बाद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो गेन द राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले हमारा सिर्फ कंपनी वाला होता था, मतलब जो मुथूट फाइनेंस होती है, हमारी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब इनेक्टेड नहीं थी उस टाइम पे। उसके बाद 1857 के बाद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज को राइट मिला था रजिस्ट्रेशन का। देन द कंपनीज एक्ट 1866 रिप्लेस्ड बाय ऑल प्रीवियस एक्ट्स एंड इंक्लूडेड अमेंडमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश कंपनी लॉ। जो फिर उसके बाद 1866 में जितने भी प्रीवियस एक्ट्स थे वे सब एकदम चेंज कर दिए, अमेंडमेंट सारे चेंज हो गए। देन दी लॉ कंटिन्यूड अंटिल 1913 थ्रू अमेंडमेंट मल्टीपल टाइम्स इन बिटवीन। अब जो लॉ था वो 1913 तक तो चलता रहा, पर उसमें बीच बीच में अमेंडमेंट्स आते रहे, मतलब थोड़े थोड़े ऑल्ट्रेशन होती रही। उसके बाद फाइनली इन 1913, a new comprehensive act was passed based on English Act of 1908 with some addition to suit Indian conditions. However, it did not include certain features like managing agencies. तो फाइनली इन 1913 क्या हुआ, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आया था जो कि किस पे बेस्ड था, इंग्लिश एक्ट ऑफ 1908 से, जिसमें कुछ कुछ चेंजेस आए थे अकॉर्डिंग टू इंडिया की जितनी भी कंडीशंस थी, पर उसमें थोड़े थोड़े फीचर्स नहीं थे क्योंकि हर बार हर कोई चीज़ रह जाती है। तो उसके बाद हमारे एक्ट्स बनने शुरू हुए, मतलब अब तुम समझ रहे हो, सबसे पहले हमारा इंग्लैंड में इनेक्टेड हुआ था, वहाँ से देखने के बाद हमारा इंडिया में आया 1850 में, और उसने क्या क्या किया कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर हमारा 1857 में अमेंडमेंट पास हुआ, फिर उसके बाद हमारी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज आई, फिर उसके बाद हमारा 1930 तक सब कुछ चलता रहा, बस उसमें कभी कभी बीच बीच में थोड़े चेंजेस आते रहे। देन फाइनली 1913 में एक इंग्लिश एक्ट 1908 से इम्प्रेस्ड होके हमने एक न्यू चेंज लाया, और उसके बाद हमारे फाइनली कुछ परमानेंट वाले एक्ट आए थे, 2-3 जो काफ़ी सालों तक चले थे। देन हमारा लास्ट अभी क्या चल रहा है, द कंपनीज एक्ट 2013 हमारा ये चल रहा है फिलहाल। तो
अब पढ़ते हैं द कंपनीज एक्ट 1956 की। जो कंपनीज एक्ट 1956 था ये क्या था? आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस देयर वाज अ नीड टू मॉडर्नाइज कंपनी लॉ टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिल चुकी थी, उसके बाद इंडिया की जो मॉडर्नाइज इकॉनमी थी उसने सोचा कि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें कुछ एकदम पर्टिकुलर लॉ तो चाहिए अपनी कंपनीज को चलाने के लिए। देन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1930 वाज रिप्लेस्ड बाय कंपनीज एक्ट 1956 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1956। उसके बाद हमारा एक पूरा शिफ्ट आ गया, हमने उसको रिप्लेस ही कर दिया। जो कंपनीज एक्ट 1930 वाला एक्ट था हमने उसको रिप्लेस कर दिया किससे? 1956 एक्ट से, इफेक्टिव जो 1 अप्रैल ऑफ 1956 से स्टार्ट होने लग गया था। उसके बाद बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ भाभा कमेटी 1952, जो भाभा कमेटी थी उन्होंने सपोर्ट करा था कि हाँ हमें ये चेंजेस लाने चाहिए। देन इट वाज द लार्जेस्ट लेजिस्लेशन एवर पास बाय पार्लियामेंट विद 658 सेक्शंस एंड 15 शेड्यूल्स। तो देखो हमें न्यू न्यू इंडिपेंडेंस मिली थी, हमें नहीं पता था क्या होती है मॉडर्नाइजेशन, हमें कुछ नहीं पता था कि कैसे कैसे लॉ इनेक्टेड करते हैं, बल्कि हमने जो हमारा फर्स्ट कंपनीज एक्ट था वो भी हमने इंग्लैंड से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। तो ये हमारा पहला लार्जेस्ट लेजिस्लेशन जो एक्ट था वो पार्लियामेंट से पास हुआ था। इसमें टोटल 658 सेक्शंस थे एंड 15 टोटल शेड्यूल्स थे। उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अमेंड एंड कंसोलिडेटेड laws related to companies and similar associations, protects investors, creditors and public while management the freedom to use the resources efficiently। तो भी हमने मतलब अब यहाँ पे थोड़ी तो फ्रीडम मिलेगी ना, हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तो ये हो ही जाएगा। तो इसमें हमें इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, पब्लिक सबको प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल्स बने थे। मतलब इसमें इतने ज़्यादा ही शेड्यूल्स थे और सेक्शंस थे। अब तुम सोचो 15 शेड्यूल्स और उसमें टोटल सेक्शन 658 है, कितना कुछ लिखा होगा। और इनके सब पार्ट्स भी होंगे, लाइक 2 का 1, 2 का 2, 2 का ए, ऐसे। तो तुम सब लोग समझ सकते हो। देन अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। हमारे कंपनीज बिल 2011 में पास हुआ था, फिर उसको लोकसभा के थ्रू गया वो 18 दिसंबर 2012 एंड देन उसके बाद राज्यसभा में 8 अगस्त को 2013। फिर जब ये सारे बिल पास हुए तो प्रेसिडेंट की एसेंट के साथ 29 अगस्त को 2013 में ये फाइनली फोर्स में आया था। मतलब वहाँ से ये फिर ये शुरू होना हो गया था, मतलब स्टार्ट होना, मतलब सब इसी के अकॉर्डिंग चलने लगा था। दैट इज़ द कंपनीज एक्ट 2013। देन उसके बाद दिस एक्ट रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956। फिर इस एक्ट ने रिप्लेस कर दिया 1956 वाले एक्ट को। उसके बाद मार्किंग अ शिफ्ट टुवर्ड अ सेल्फ गवर्नेंस विद मिनिमम रेगुलेशंस। पहले बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होते होंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती होगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई होगी। एंड इट कंटेन्स 470 सेक्शन, 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स। देखो शेड्यूल सेम है बट हमारे सेक्शंस कम हुए हैं, थोड़े चैप्टर्स ऐड ऑन हो गए हैं। सो ये था हमारा कंपनीज एक्ट 2013। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट की। जो 2013 वाला एक्ट था इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? सो इट प्रोवाइड सिंप्लीफाइड एंड रैशनलाइज लेजिस्लेशन। इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड चीज़ें आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा हिसाब के साथ आ रही थी। देन अलाइन इंडियन कंपनी लॉ विद द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस। अब देखो हम अकेले एकदम इंटरनल ट्रेड करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो, आप आउटसाइड इंडिया से मिल रहे हो, तो आपको थोड़ा एम्पावरमेंट ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद थर्ड दैट इज़ प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग थ्रू रिस्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजन। जो हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब समझते होंगे ना आप, कि जो कंपनी के इनसाइडर्स होते हैं वो बाहर इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं और अपने बाहर वाले लोगों को उनसे बेनिफिट दिलवा देते हैं, तो वो सब प्रोहिबिट हो गया। देन उसके बाद प्रमोट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CSR एक्टिविटीज़। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट था वो अच्छे से ऑपरेट होने लगा। देन उसके बाद स्ट्रेंथन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। जो इन्वेस्टर थे अब उनका थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा। देन उसके बाद 6 दैट इज़ प्रमोट ई गवर्नेंस इन कंपनीज ऑपरेशन की। जो ई गवर्नेंस मतलब सब कुछ जो काम था वो ऑनलाइन आने लगा और सबके मतलब ईजिली उसको सब अप्रोच कर सकते हैं। देन 7 दैट इज़ इनकरेज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बाय मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स। पहले सब में ना रिकॉर्ड्स मिलते थे, मेरे सब ऑफलाइन मिलते थे, मतलब हार्ड कॉपीज़ मिलती थी। लाइक जो शेयर्स हैं, मे भी पहले में शेयर वारंट्स मिलते थे, रिटर्न में मिलते थे, बट अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, सब ऐसे ऑनलाइन हमें शो हो जाता है। देन उसके बाद 8th वन दैट इज़ इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी आ गई क्योंकि ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो कुछ पर्दा रहा ही नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट ही हो रहा है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो अब पढ़ लेते हैं मेन चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द कंपनीज एक्ट 2013 की। कौन कौन से मेन चेंजेस थे जो 2013 एक्ट
की वजह से आए हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ 1% कंपनी। पहले होता था कि कल्ला बंदा नहीं चला सकता कंपनी, उनको ग्रुप ऑफ मेंबर लगेंगे, 2 मेंबर, 7 मेंबर, बहुत सारे मेंबर लगेंगे, 1% नहीं कर सकता। बट 2013 ने क्या कहता है कि आप 1% कंपनी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन सेकेंड, इंक्लूजन ऑफ मोर देन 30 न्यू डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन थी, अब इसके बाद हमारी सेक्शन 2 में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस आ गई हैं। लाइक आपको याद होगा हमारा ऑफरेंट एक्सेप्टेंस भी सेक्शन 2 में ही आता है। देन थर्ड वन, दैट इज़ यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पहले हमारा शायद कैलेंडर ईयर नहीं चलता होगा, या फिर जनवरी टू दिसंबर वाला चलता होगा, फिर उसके बाद हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला पार्ट आ गया। देन फोर्थ, दैट इज़ प्राइवेट कंपनीज कैन हैव अप टू 200 मेंबर्स। पहले सिर्फ हमारे 50 मेंबर्स हो सकते थे, बट अभी वो 200 मेंबर तक कर दे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई है। उसके बाद फिफ्थ, ओनली दोज ऑब्जेक्ट स्टैंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर अलाउड। मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगी उसकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, बट अभी कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आने लगे होंगे। देन SEBI empowered to prescribe classes for companies for self-prospective filling फिलिंग विद ROC। देखो जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, ये टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस आता है, ये आपको फर्दर चैप्टर्स में मिल जाएगा। देन 7, दैट इज कंपनीज प्रोवाइड टू फाइल रिटर्न फॉर ऑल सिक्योरिटी अलॉटमेंट। जो हमारे शेयर्स वाले हैं उसमें चेंजेस आए हैं। देन 8, दैट इज प्रोविजन फॉर बायबैक ऑफ शेयर मेड क्लियर। जो पहले बायबैक होता होगा शायद वो रिस्ट्रिक्टेड होता होगा कि कंपनीज अपने शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती, पर बाद में वो अलाउ कर दिया। देन 9th वन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नाउ रेगुलेटेड बाय RBI रूल्स। बाय जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी, आई थिंक वे शायद प्राइवेट चलती होंगी, बट अभी फिर उनको RBI रूल्स के अंडर चला दिया है। देन 10th वन, दैट इज़ AGM, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग गैप इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18 months। फर्स्ट AGM कैन हेल्प विद इन द 9th मंथ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। देखो इनकॉर्पोरेशन होता है जब हम किसी के लिए अप्रोच करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं कंपनी को ओरिजिनेट कराने के लिए। तो पहले जो हमारी मीटिंग होती थी ये विद इन द 9th मंथ होती थी, बट अब इसको एक्सटेंड कर दिया 15 to 18th मंथ। देन 11, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले हमारी फिजिकल कॉपी होती होगी, बट अब इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया है। देन 12, दैट इज नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रीनेम्ड एज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसको अच्छे से याद कर लो, आगे काम आएगा। तो नेम चेंज हो गया। देन 13, दैट इज CSR मेड मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35। देखो CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी याद कर लो, ये भी आगे बहुत काम आएगा। देन 14, एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्रिस्क्राइब कंपनी। देखो वुमेन को तो आगे बढ़ने नहीं देते, बट चलो यहाँ पे इन्होंने कर दिया कि हाँ वुमेन डायरेक्ट होगी, और ये शायद कंपल्सरी हो गया है, येस ये कंपल्सरी है। उसके बाद 15, दैट इज़ एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। की जो लिस्टेड कंपनी होगी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए उसमें 1/3। देन 16, दैट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 12 to 15 कैन एक्सीड द स्पेशल रेजोल्यूशन। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पहले 12 था, अब उसको 15 कर दिया। देन उसके बाद कंपनीज मस्ट होल्ड एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स एनुअली, क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए वो 4th होनी चाहिए, और उनका गैप जो है 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन 18, शेड्यूल 5 भी रिलैक्स फॉर क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन मैनेजरियल पोस्ट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज एज वेल। इस शेड्यूल्स में चेंजेस करे हैं। देन प्रोविजन फॉर रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय OPC अंडर सेक्शन 1% कंपनी का एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे शायद आ जाएगा। देन 20th, मैंडेटरी सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न साइड बाय कंपनी सेक्रेटरी। की जो हमारी फाइनल रिपोर्ट होती है वो आपको सेक्रेटरी से सिग्नेचर करानी होती है और आपको SEBI में सबमिट करनी पड़ती है। देन केसेस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नाउ फिल्ड बिफोर NCLT, न्यू प्रोविजन फॉर प्रोविजनल वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूज एंड डीमैट कंपनीज प्रोविजन इंट्रोड्यूस सेक्शन 455। तो ये हमारे सारे मेन चेंजेस थे जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में आए हैं। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ कंपनीज। की न्यू टाइप ऑफ कंपनीज कौन कौन से आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1% कंपनी, अ कंपनी विद ओनली 1% एज अ मेंबर अंडर सेक्शन 2.62। तो हमारे सेक्शन 2.62 क्या कहता है कि आप 1% कंपनी होल्ड कर सकते हैं। देन एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है, अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इज नॉट अ सब्सिडरी इंक्लूड जॉइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन कंट्रोल एट लीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट अंडर द सेक्शन ऑफ 2.6। तो एसोसिएट कंपनीज क्या होती है कि इसमें उसका शेयर होता है। देखो दो और होती है, एक होती है सब्सिडरी
कंपनी जिसमें एक जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी पे रूल करती है। उसके बाद आता है हमारा एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है, वो पूरा रूल नहीं करती है पर उसके कुछ शेयर होते हैं दूसरी कंपनी में, मतलब एक कंपनी के शेयर और कुछ ऑनरशिप दूसरी कंपनी में, जिससे वो थोड़ा सा रूल मेकिंग कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। देन थर्ड वन दैट इज स्मॉल कंपनी, कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ की, जिसकी हमारी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती और टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। देन एज प्रिस्क्राइब इन द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट, जो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट वगैरह होता है उनसे। देन उसके बाद एक हमारी डोरमेंट कंपनी भी होती है, जो डोरमेंट कंपनी मतलब वे पूरी एक्टिविटीज़ नहीं करती हैं, वो ट्रांजेक्शन्स नहीं करती है, बट उसमें थोड़े थोड़े मेजर जो चेंजेस हैं और जो थोड़े थोड़े इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। बट रिसेंटली डोरमेंट कंपनीज होते हैं जिसमें 2 साल से कुछ ज़्यादा एक्टिव ना रहा हो वो कंपनी। देन अब नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की जो मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स है हमने वो भी इंक्रीज़ कर दिया है। देन उसके बाद जैसे 15 से जैसे हाँ 15 कर दिया हमने 12 से। उसके बाद पब्लिक कंपनी फ्रॉम 3 to 15 मोर देन 15 डायरेक्टर अलाउड ओनली विद स्पेशल रेजोल्यूशन, की पहले 3 था उनको 15 कर दिया है। तो उसके बाद अगर आपको इससे भी ज़्यादा डायरेक्टर रखने हैं तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है अंडर सेक्शन 1491 में। देन resident director, at least one director must stay in India for a minimum period of 182 days in the previous calendar year, section 1493। देखो अगर तुम कुछ लोग याद करते हो मत करो बट सेक्शन ज़रूर याद कर लेना, मतलब अगर आप सेक्शन नहीं लिखते हो ना एग्ज़ाम में तो जो टीचर होता है आपके मार्क्स कट कर लेता है, तो होप्स आप सेक्शंस लिखो। तो रेजिडेंट डायरेक्टर इन द सेंस कि कंपनी अगर मतलब आप फॉरेन में चले गए हो सारे, मतलब उनके ब्रांचेस फॉरेन में, बट एटलीस्ट कोई एक डायरेक्टर होना चाहिए जो अपनी होम कंट्री में रहता हो। तो उसके बाद वुमेन डायरेक्टर, सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स, जो 1 वुमेन डायरेक्टर हमारे पास होनी चाहिए। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। देन ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, कि जो ड्यूटीज़ है डायरेक्टर की वो फर्स्ट टाइम कहीं पे लिखी गई है, फर्स्ट टाइम किसी लॉ ने हमें बताया है। देन थर्ड वन दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरल personnel, KMP, every prescribed class of company must have the following rule while time की MPS सेक्शन 203 क्या कहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ, मतलब देखो जो हमारी जो कंपनी है उसके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो ऑलवेज वहाँ पे प्रेजेंट हो, जिनके पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो, मतलब जिनके पास अथॉरिटी होती है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इन देयर एब्सेंस अ होल टाइम डायरेक्टर। अगर ये सब भी नहीं है तो वहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर रहेगा। देन फोर्थ दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इन द सेंस टाइटल प्रोविजन फॉर ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल डिस्क्लोजर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, मतलब कि एक हेड होना चाहिए वहाँ पे जिससे कि वो ट्रांजेक्शन को चेकआउट कर सके। क्रॉस बॉर्डर अमालगेशन, इन द सेंस कि जब दो कंपनीज इमर्ज होती है, मतलब ये दोनों पार्टनरशिप में होकर काम करती हैं। सो मर्जर्स एंड अमालगेमेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज आर परमिटेड सब्जेक्ट टू रूल्स नोटिफाइड, इनके अकॉर्डिंग रूल्स वगैरह आए थे। देन क्लास एक्शन शूट्स, शेयर होल्डर और डिपॉजिटर कैन फाइल अ केस इफ दे बिलीव कंपनी अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड मैंने। ओके ठीक है, क्लास एक्शन क्या होता है कि हम कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी के अगेंस्ट एक फ़ाइल केस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है या फिर वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कुछ बायस समथिंग हो रहा है, तो आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं सीरियस फंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO power started under the Companies Bill 2011, enabling SFIO to investigate fraud with legal authority, मतलब सीज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो अलग डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स, कस्टम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कि आप इन सब के बारे में पूछ सकते हो। और मतलब इनकी एक सोसाइटी होती है कंपनी के अंदर कि वहाँ पे कुछ भी फ्रॉड वगैरह ना हो और इन सब पे अच्छे से नज़र रखी जा सके। देन 8 दैट इज़ प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग बताया ही मैंने अंदर से, मतलब कोई भी ऐसे बायस ना हो जाए या फिर पहले से ही जो कंपनी न्यू लॉन्च करने वाली है वो इनसाइडर की वजह से बाहर पब्लिश ना हो जाए। देखो होता तो अभी भी ऐसा ही है, बट सेबी करती है कोशिश जितनी ज़्यादा इसे रोक सके। Then prohibition of insider trading, new clauses prohibits trading of security based on unpublished price sensitive information, यही देखो price sensitive के लिए करते हैं ये। Then punishment includes imprisonment up to 5 years और fine up to
करोड़। मतलब कि देखो फाइन वगैरह है, अगर आप फ्रॉड करते हुए पकड़े जाते हो तो, बट पकड़े तो जाओ पहले। देन नाइन्थ वन, दैट इज़ फ्रॉड डिफाइंड। देन फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉड इज़ क्लियरली डिफाइंड। देखो फॉर द फर्स्ट टाइम जो फ्रॉड हुआ था वो क्लियरली डिफाइन करा था कि फ्रॉड है क्या। सो एनी वन फ्रॉड गिल्टी शेल फेस इम्पर्समेंट फॉर नॉट एटलीस्ट देन 6 मंथ। देखो 6 मंथ के तो आपको लगेगा, वो आप 10 ईयर तक भी एक्सटेंडेड हो सकता है, और उसमें फ़ाइन भी लगता है, और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट, जो 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट तक भी करते हैं। देखो फ्रॉड क्या होगा कि अगर कुछ भी आप अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द रूल्स करोगे तो वो सब कुछ फ्रॉड में काउंट होगा। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये भी बहुत आगे काम आएगा, एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट टू रिप्लेस द कंपनी लॉ बोर्ड एंड हियर कंपनी रिलेटेड डिस्प्यूट। यहाँ पे सारे जो डिस्प्यूट हैं वो सब सॉल्व किए जाते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेशल कोर्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडियट ट्रायल ऑफ ऑफेंस। के ट्रायल के लिए, ऑफेंस के लिए, मतलब कि पहले आप जाके बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर ट्रायल वगैरह होता है। उसके बाद हम आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA established to monitor enforce accounting and auditing standards। मतलब ऑडिटिंग वगैरह के लिए और इन सब के लिए आपके ये सब यूज़ होता है। मतलब कुछ बनाए हुए हैं अमेंडमेंट्स, कोड्स वगैरह, ये सब बना के रखता है वो। जैसे कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो जाके फाइल कर सकते हैं, और कोर्ट्स में जा सकते हैं, ओरल सुनवाई हो सकती है आपकी। मतलब बहुत ज़्यादा रेमिडियल मेजर्स भी बनाए हुए हैं लॉ ने। सो अब पढ़ते हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 की। जो कंपनीज अमेंडमेंट था 2015, ये क्या कहता है। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 25 मई 2015 एंड केम इनटू फोर्स फॉर द सेम डे। कि जो हमारा कंपनीज अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट इन द सेंस थोड़े बड़े शिफ्ट आ जाते हैं, कुछ न्यू लॉज बन जाते हैं। सो 13 चल रहा हमारा कंपनीज एक्ट, बट उसमें अमेंडमेंट आया था 2015 में। तो वो क्या कहता है वो देख लेते हैं कि जो कंपनीज अमेंडमेंट था ये 25 में 2015 में आया था, और उस दिन से ये शुरू होना लग गया था। देन इट एम टू रिजॉल्व प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस बाय स्टेक होल्डर्स एंड अलाइन सर्टेन प्रोविजन विद कॉर्पोरेट डिमांड एंड रेगुलेट नीड्स। तो ये जो हुआ था ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हुआ था स्टेक होल्डर्स की, मतलब शेयर होल्डर जितने भी हैं। देन हाईलाइट्स ऑफ द अमेंडमेंट, देखो बुक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से लिखा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी पढ़ने में, बट I will solve it, like omitting requirement for minimum paid up share capital with consequent amendments। के पहले होता था कि आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए आपके पास, तभी जाके आप कंपनी बनवा सकते हो। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दी थी। उसके बाद एबोलिशिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, सिग्नेचर होने चाहिए थे, तभी आप करते। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी थी। देन प्रिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड इन वायलेशन ऑफ द न्यू एक्ट। की मतलब पहले ऐसा होता था हम पहले पेमेंट कर देते थे, गलती से दूसरी बार भी कर देते थे, वो दूसरी बार भी एक्सेप्ट कर लेते थे, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी थी। देन उसके बाद पनिशमेंट वगैरह आ गई थी। देन उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट इंस्पेक्शन ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कि मतलब आपके पास परमिशन ही नहीं होती थी कि आप कंपनी के अफेयर्स को जाके चेक कर सकते हो, बट अभी आप कंपनी के अफेयर्स को जाके चेक कर सकते हो। तो इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ फॉर रिटर्निंग ऑफ पास्ट लॉसेज डेप्रिसिएशन बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। मतलब आप पहले के जितने भी आपके न्यू चेंजेस आते थे अब सिर्फ वो नोट करते थे, और पहले पे उतना ध्यान नहीं देते थे। तो मतलब जो अकाउंट्स थे वो प्रॉपर क्लियर नहीं आते थे, उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो वो थोड़े प्रॉफिट एंड लॉसेस उनको क्लियर करने के लिए अमेंडमेंट्स आए। देन उसके बाद रेक्टिफाइंग प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड्स टू इन्वेस्टर्स। मतलब कि जितने भी प्रॉफिट है, लॉस है, मतलब शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, तो ये जो सब प्रॉफिट पे ध्यान देंगे ना, तो जितने भी प्रॉफिट लॉसेस थे, ये सब जो अफेयर्स थे, ये पहले उतने क्लियरली नहीं थे, तो इनको अब अमेंडमेंट में 2015 वाले में थोड़े क्लियरली आगे कर दिया। देन एम्पावरिंग द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द थ्रेशोल्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग फ्रॉड्स, मतलब रिपोर्टेड ओनली ऑडिट कमेटी, मतलब ऑडिट कमेटी, इन सब में ज़्यादा चेंजेस आए। देन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स फॉर लोन गारंटी द होल्ड एंड सब्सिडी ऑफ बैंक लेंडिंग सब्सिडीज। ओके ठीक है। तो पहले तो था कि ना आप डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते, और जो सब्सिडीज़ है वो नहीं मिल सकती, हम बैंक से ज़्यादा कुछ कॉन्टेक्टेड नहीं रख सकते, बट बाद में ये सब अलाउ कर दिया था। दैन एम्पावरिंग ऑडिट कमेटी टू गिव ऑम्बिनियस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। पहले जो सेबी रूल्स थे उनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ऑडिट कमेटी के पास ज़्यादा रूल्स नहीं थे, फिर बाद में उनको भी रूल्स दे दिए। दैन रिप्लेसिंग स्पेशल रेजोल्यूशन विद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, की मतलब जो रिप्लेस कर देता है स्पेशल रेजोल्यूशन को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, फॉर अप्रूविंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग नॉन मटेरियल शेयर होल्डर।
ईज फॉर लार्ज स्टेक होल्डर, कि जो लार्ज स्टेक होल्डर्स थे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी थी। मतलब इन सब में यही है, पढ़ लेना आएगा नहीं वैसे, बाकी पढ़ लेना कुछ भी आ जाता है, पढ़ ही लेते हैं। सो बिल रिस्ट्रिक्शन टू अप्लाई ओनली फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 मेकिंग इट ईजियर नॉन फ्रॉड केसेस। मतलब फ्रॉड केसेस थे उनको उन पर ज़्यादा इंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शंस रख दी थी। देन वाइंडिंग अप केसेस टू बी हर्ड बाय 2 member बेंचेस इंस्टेड ऑफ 3 member। हाँ पहले ना ऐसे भी होता था कि ना मेंबर पे बहुत ज़्यादा रखते थे कि आपको इतने मेंबर होने चाहिए, इतने मेंबर नहीं होने चाहिए। मतलब पहले तो था कि सबके सिग्नेचर चाहिए होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पर बाद में ऐसे करते थे कि कुछ लोग भी करेंगे तो भी चलेगा। अब पढ़ते हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। फिर 2015 के बाद एक और आया है 2020। तो अब ये पढ़ते हैं कि ये वाला क्या था। So, the Companies Amendment Act 2020 aimed to align Indian company law with global best practices। तो जो 2020 वाला था इसमें क्या था कि आप ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलोगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपके थोड़े कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो मतलब ये इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए था। सो प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूस कॉम्प्लायंस बर्डन फॉर कंपनीज। इट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कंपनी लॉ कमेटी CSR, रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 20 दिसंबर 2020। तो इसकी असेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट की? 20 दिसंबर 2020 में मिली थी। फिर उसके बाद फर्स्ट पढ़ते हैं क्या था। डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रिडक्शन इन पेनल्टीज रिकमेंडेड बाय द कंपनी लॉ कमेटी टू प्रमोट ईज डूइंग बिजनेस एंड रिमूव क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर सर्टेन माइनर टेक्निकल एंड प्रोसीजरल डिफॉल्ट। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ था कि पहले शायद ज़्यादा पेनल्टी चार्ज करते होंगे, तो यहाँ पे जो पेनल्टीज़ थी वो ज़्यादा कम कर दी थी और थोड़ी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी रूल्स में वो ज़्यादा आ गई थी। देन सर्टेन ऑफेंसेस वर reclassified to be dealt with through in-house rejection rather than criminal courts. Example, omission of enforcement for certain defaults such as not including prescribed matter in the prospectus। तो देखो अगर पहले ऐसा होता था, अभी भी वैसे कुछ कुछ मतलब अभी भी वैसे इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है इस काम में, बट है। इसमें क्या होता था, अगर प्रोस्पेक्टस में आपसे कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता था, आप कुछ लिखना भूल गए या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जो अगेंस्ट है प्रोस्पेक्टस के, तो उन पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगती थी। आई थिंक सो करोड़ तक चली जाती थी। तो उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। फिर उसके बाद सेकेंड, दैट इज़ ईजिंग आउट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। CSR provision applied to companies with net worth 500 crore, turnover less than 1000 crore and net profit less than 5 crore. The amended exempted companies spend less than 50 lakh annually on CSR. Setting up CSR committee also allowed companies to offense excess CSR expenditure against future obligations। कि ये फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे थोड़े चेंजेस आए थे, जो हमारी अमाउंट्स थी वो इंक्रीज़ कर दी हैं, जिससे कि जो हमारा जो थोड़ा फंड है वो थोड़ी कमेटी की साइड पे जाए। देन थर्ड, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। Section 2.52, the amendment refined the definition of a listed company to exclude certain classes of companies that list only specific debt securities as prescribed by central government consultation with SEBI. This reduced compliance for smaller entities listed and debt not inquiry। So यहाँ पे जो हमारी लिस्टेड कंपनीज थी उनकी डेफिनेशन चेंजेस आई हैं, और जो लिस्टेड कंपनी में बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम आ जाते हैं जो इन लिस्ट हो जाते हैं, तो उन सबको भी चेंज कर दिया। तो उसके बाद फोर्थ वन, दैट इज़ प्रोड्यूसर कंपनीज। प्रोड्यूसर कंपनीज वो होती हैं जो हमारी फार्मर्स के फेवर में होती हैं, जो उनको थोड़े रिसेशन दे देते हैं रेट्स पे। सो प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोड्यूसर कंपनी वर एडेड इनटू कंपनीज एक्ट 2013 प्रीवियसली अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। दीज कंपनीज आर प्राइमरीली फॉर फार्मर्स फॉर पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर। देखो ये एग्रीकल्चर ही आगे एक चैप्टर में है, बहुत बड़ा टॉपिक है। देन फिफ्थ, दैट इज रिडक्शन ऑफ टाइमलाइन ऑफ राइट इशू। द टाइम पीरियड ऑफ इशूइंग राइट शेयर वॉज रिड्यूस 15 days to such lesser as they prescribed by the central allowed companies to close right issue। कि जो इशू की डेट वगैरह थी उनको थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया। पहले टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बट अभी तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। That is new section inserted. Section 148A provide the benches of the National Company Law Appellate Tribunal to set up in place other than the principal bench to speed case of disposal. 7. Remuneration of to non-executive director in case of inadequacy of profits. Amended Section 149 Schedule 5 to allow remuneration to non-executive directors including independent directors in case of any case। मतलब कि जो मैंने क्या बोला था कि उनको ज़्यादा इनकम नहीं देते, लाइक कमेटी में ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे,
डायरेक्टर को थोड़ी कम फीस देते थे। तो अभी इन सब में क्या हुआ है कि थोड़े चेंजेस आए हैं, मतलब उनकी थोड़ी इनकम जो है थोड़ी इंक्रीज़ कर दिया, उनके फंड्स थोड़े इस साइड भी लगाने की कोशिश करी है। देन 8 दैट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन फॉरेन एक्सचेंज अलाउड सर्टेन पब्लिक कंपनीज टू लिस्ट सिक्योरिटी, कि जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको भी अलाउ कर दिया कि आप इनलिस्ट कर सकते हैं। देन 9 दैट इज periodic financial rule result unlisted companies, certain prescribed unlisted companies are required to prepare and file periodic financial result with registered company ROC, मतलब approval of the board director within 30 of the each period, filling the ROC with prescribed time। देखो तो इसमें क्या होता है, इसमें ना हमें एक रिपोर्ट तैयार करके ROC को देनी पड़ती है उनके सिग्नेचर्स करने के लिए। जो फर्दर चैप्टर है उनमें और भी ज़्यादा डिटेल से लिखा है। देन 10 दैट इज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेलिंग रेजोल्यूशंस exempted certain resolution passed by companies from filing with ROC as such resolution in respect of loans वगैरह, ये सब लिखा है कि हमें ना मतलब डुअल कॉपी सबमिट करनी पड़ती है ROC के सामने साइन और उनके सिग्नेचर वगैरह करने के लिए। अगर आप कोई भी मतलब चेंजेस कर रहे हो प्रोस्पेक्टस वगैरह में, आपको वो भी सिग्नेचर करके उनकी कॉपीज़ के साथ आपको CB में जमा कराने होते हैं। सो वी फर्दर टॉपिक पढ़ते हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम करके चलेंगे एज FT मार्जिन, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी आ सकता है। मतलब हमारे टीचर ने तो बोला है कि वो इतने सारे टॉपिक कराते भी नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक कराते हैं कि ये सब नहीं आने वाला तो तुम लोग पढ़ो भी मत। बट नहीं, हमें पढ़ना सब कुछ चाहिए, नहीं तो कभी भी कुछ भी आ जाता है, सीरियसली कुछ भी आ जाता है। और फर्स्ट चैप्टर से सबसे ज़्यादा वेटेज होती है। बट जो कंपनी लॉ है इसके 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगे मुझे, फर्स्ट एंड सेकंड थोड़े हैं हार्ड चैप्टर, अदरवाइज बाकी चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बहुत 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 ज़्यादा ईजी हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपनीज अमेंडेड एक्ट 2024। तो ये क्या कहता है, एक्ट नंबर 16 ऑफ 2024 एंड एक्ट नंबर 17 ऑफ 2024 enacted and gazette notification, both act was passed by parliament and received presidential assent in July। कि जो कंपनीज एक्ट 2024 क्या था, इसमें एक्ट नंबर 16 था एंड 7 था, और ये दोनों ही जो एक्ट हैं ये पार्लियामेंट से इन्हें असेंट कब मिली थी, जुलाई में 2024 में। देन एक्ट नंबर 16 ऑफ 2016 एंड एक्ट नंबर 17 ऑफ 2024 were published in the official gazette and came into force with presidential notification on 27 December 2024। तो ये नोटिफिकेशन में कब आया था, 27 दिसंबर 2024, मतलब रिसेंटली आया। दिस चेंजेस एम टू सिंप्लीफाई रूल्स, प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनहेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली किस चीज़ के लिए था, ये था हमारे जैसे कि हमारे जो एम टू सिंप्लीफाई रूल्स अच्छे सिंप्लीफाई हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छे से हो पाए, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इजी वे मिले, देन उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से मैनेज हो जाए। देन अब पढ़ते हैं प्रोविजन इन फोर्स फ्रॉम 27 दिसंबर 2024 की वे जो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो प्रोविजंस आए हैं फ्रॉम द 27 दिसंबर 2024 से। लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर खत्म। सो मेमोरेंडम ऑफ incorporation MOI amendments under the section 16। The MOI is like the constitution of a company। जो मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का, जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे। अर्लियर चेंजेस टू MOI बिकम वैलिड ओनली व्हेन द रजिस्टर अप्रूव देम। नाउ अंडर द 2024 amendment, changes become official and valid after 10 working days unless the registrar rejects them। This speed up the process of for name and detail changes, कि मतलब आपको प्रोस्पेक्टस में कुछ चीज़ें चेंज कराना है, फिर हमको कुछ भी चेंज कराना है, तो जो मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन है पहले उसमें उसका टाइम लगता था रजिस्टर के पास अप्रूव्ड होने में, इन सबको पास होने में, बट अभी वो कुछ ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। देन अंडर दी सेक्शन 40 शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रस्ट टू स्टेक होल्डर, की जो ट्रस्टीज थे अब उनको स्टेक होल्डर में सिर्फ नेम चेंज करा है। इफ़ अ कंपनी इशू शेयर्स इन रिटर्न फॉर सर्विस बेनिफिट इट यूज होल्ड देम इन ट्रस्ट फॉर द recipient। Now the law uses the broader term stakeholder which can include individual companies institution। तो देखो हमारे जो ट्रस्टीज थे जिनके पास हमारे शेयर वारंट्स होते हैं उनको पहले ट्रस्टीज बोलते थे, पर अब उनको स्टेक होल्डर कर दिया, जिसमें सारे लोग आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। Then this replace older trust based on legal ambiguity with the concept of stakeholder relationship को अच्छा करने के लिए, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दिलाने के लिए ये जो नेम है वो चेंज किया है। तो उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सब्सिडरीज, सेक्शन 45
Companies no longer need to follow strict rules before providing loans guarantees to subsidiaries from exemption applied to only whole subsidiaries making it easier. जो subsidiaries थी वो हमें मिलती थी, जो members होते थे, डायरेक्टर वगैरह होते थे, अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया. देन अंडर सेक्शन 48 सिम्प्लीफाइड शेयर बायबैक, मतलब बायबैक जो शेयर होती है पहले प्रोसीजर बहुत लंबा होता था और थोड़ा डिफिकल्ट होता था, हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता था, बट अब उनको ईजिली अप्रोच किया जा सकता है. देन बायबैक ऑफ शेयर विदाउट प्रेजेंटिंग रिसेंट रिपोर्ट्स, रिसेंट फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टर्स बाय फ्रॉम डायरेक्टर्स फ्रॉम देयर फैमिली रिलेटेड पार्टीज, पहले मीडिएटर चाहिए होता था बट मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है. देन सेक्शन 61 and 72 establish social ethics committee. Public company must have a social ethics committee to monitor environmental care and good ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर, कि कमेटी ज़्यादा ऑपरेट कराई है, उन सब की रेख कराई है अच्छे से. देन लास्ट वन दैट इज़ annual auditor appointment under the section 90. when audited account are needed a company must, कि जो कंपनी होती है ना उसको एंड में ना फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है, ऑडिट करानी पड़ती है, सब कुछ कराना पड़ता है. सो फर्स्ट इज अपॉइंट ऑफ ऑडिटर इन फर्स्ट AGM, मतलब पहले तो ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा. अप्रूव द सेम ऑडिटर एवरी ईयर इन लेटर एनुअल मीटिंग में सब कुछ उसको अप्रूव कराना पड़ेगा. दिस रिड्यूस कन्फ्यूजन अबाउट ऑडिटर, ऑडिटर के लिए कन्फ्यूजन नहीं रहेगी. Then 7, that is expand employee share scheme under section 95. Employee share scheme can now be extended to all employees of subsidiaries, domestic or foreign, certain non-executive directors. मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स थे उनके जो नंबर्स थे वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया और उनके राइट्स को थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया. देन 8th वन दैट इज़ इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंसॉल्वेंसी एंड ट्रिब्यूनल प्रोसेसेस. सेक्शन 135, 160, 194 and 204. एंड द 9th वन दैट इज़ एक्सटेंडेड टाइम फॉर डायरेक्टर अकाउंटेबिलिटी. कि देखो जो लास्ट के 2 सेक्शन थे ये बताया था कि ये आपके ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के बारे में दिया हुआ है कि जो सेक्शन 135 क्या कहता है, अगर कोई कंपनी ट्रबल में है तो वो कहेंगे बिजनेस रेस्क्यू, तो पहले अपना रेंट वगैरह पे करेगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे करेगी. देन 160 क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी इलीगल नेम यूज़ कर रही है तो उसकी नहीं सुनी जाएगी, उसको न्यू नेम देंगे या फिर उसको पूरी कंपनी को ही डिसलॉ कर देंगे. देन 194 क्या कहता है, रूल्स आर क्लियरली नाउ अबाउट हु कैन कंपनीज, की कौन कंपनी में है कौन नहीं है, तो अथॉरिटी वगैरह को प्रॉपरली अपॉइंट कर दिया सबको. देन एक्सटेंडेड टाइम फॉर डायरेक्टर अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है कि आपके पास लास्ट वन क्या कहता है कि जो डायरेक्टर है वो लाइबल होता है 3 ईयर डेप्थ तक, कि अगर आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो 3 साल तक आप उसके लाइबल होते हो. सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 1 और कंपनी लो. तो इसके बाद मुझे कुछ कहना है कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको PDF दे दूँगी, आप मेरे व्हाट्सएप पे चैनल को ज्वाइन कर लो. आपके पास वहाँ मैं PDF शेयर कर दूँगी, लिंक शेयर कर दूँगी. अब वो लिंक पे क्लिक करना, आपकी PDF ओपन हो जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. एंड सेकंड थिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर लीजिए. आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं वो कमेंट्स में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी. मुझे बता देना क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो सॉल्व कर दूँगी. और अगर आपका MST आ रहा है, अगर आपके MST के सिलेबस में कोई चैप्टर है जो मैंने नहीं कराया तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में बता देना, मैं वो चैप्टर भी कवर अप करा दूँगी. और मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी हो, आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं. उसके बाद चैनल है जो इंस्टाग्राम पे, वो भी सेम इसी नाम से है एंड मेरे वहाँ पे आर्टिकल्स भी है, होप सो वो भी पढ़ लो. तो या दैट्स फॉर वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो.